बवासीर के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जो ना कहा जाता है और ना सहा जाता है, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार तो ऐसे मरीज भी आते हैं वो अपना नियंत्रण ही खो देते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि वो मल त्याग कर रहे हैं, बैठे बैठे अपने आप ही मल निकल जाता है। ये एक इंजेक्शन लगाए और बवासीर को दूर भगाए, तो ये क्या मामला है, क्या ये सही है? सबसे बेहतर तरीका कौन सा है इसके इलाज के? नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जो ना कहा जाता है और ना सहा जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग इसके बारे में बात करने से शर्माते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर दूसरे तीसरे इंसान में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन लोग शर्माते हैं। इसीलिए सिटी न्यूज ने आज पहल की है इस बीमारी पर खुल के बात करने की, और इस चर्चा में आज हमारा साथ देंगे डॉक्टर दिनेश पाहवा, जो एमबीबीएस डॉक्टर है और इसके साथ ही एमडी है संजीवनी हॉस्पिटल के, और इसके साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जयपुर यूनिवर्सिटी से। जी सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, पाइल्स यानी कि बवासीर बला क्या है? जहाँ तक मैं आपको बताऊं, पाइल्स हमारे शरीर का हिस्सा होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पाइल्स एक रोग नहीं है, ये हमारे शरीर का हिस्सा है जो नेचर में हमें मल त्याग करते वक्त दबाव सहने के लिए दिया है। जी। अक्सर लोग जब खाना पीना लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये बढ़ जाते हैं, इनका साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण आते हैं जिसको हम पाइल्स कहते हैं। जी। तो सर, बेसिकली इसका जो कारण होता है वो सिर्फ खान-पीन होता है या कुछ और भी इसके कारण होते हैं? नहीं, हम अगर माने तो पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है। जी। हमारी जैसी जीवन शैली होगी वैसा हमारा बॉडी, हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है। जी। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपने वजन बढ़ा लिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, तो बहुत संभावना रहती है कि पाइल्स आपको हो जाए, बवासीर आपको हो जाए। जी। तो क्या केवल यही कारण है या जेनेटिकली इसका कुछ लेना देना है या नहीं? जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10 से 20% जो जनरेशन होती है, पब्लिक होती है, उसमें ये फैमिली टू फैमिली रन करता है, बट इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है जेनेटिक्स का जितना लाइफस्टाइल का इसमें रोल है। जी। सर, अक्सर सुनने में ये बात आती है कि जब भी किसी इंसान को मल त्याग के समय ब्लीडिंग हो रही है तो उसका मतलब कि उसे पाइल्स है। क्या ये बात सही है? ये बात आंशिक तौर पे सही है। जी। मल द्वार से होने वाली जितनी भी ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ पाइल्स नहीं होती। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनने का है जी, कि सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है और आप ये सोच रहे हैं कि पाइल्स है, तो ऐसा नहीं है। बहुत परसेंटेज केसेस में आप देखेंगे कि आंतों की टीबी, कैंसर, फिशर या साधारण कब्ज, सिंपल सा इन्फेक्शन भी पाइल्स का कारण हो सकता है। तो आप देखिए कि इन्फेक्शन से लेके कैंसर जी, इतनी बड़ी रेंज है। ब्लीडिंग, मलद्वार के आना सिर्फ पाइल्स नहीं होती जी, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। एक सामान्य लक्षण है पर बहुत गंभीर लक्षण है जी। तो सर, फिर मुख्य लक्षण क्या रहते हैं जिससे पता चल सके कि मरीज जो है वो पाइल्स से ग्रसित है? पहला लक्षण तो ये होता है कि दर्द रहित रक्तस्राव, पेनलेस ब्लीडिंग जी। ब्लीडिंग तो होगी जी, पर पेनलेस होगी जी, ये पहला लक्षण होता है। और मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स के वजह से या किसी और कारण की वजह से, मल त्याग की वजह, तो वो अपना दिमाग लगाने की बजाय अपने सर्जन से मिले, एजुकेटेड सर्जन से मिले जिनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, वो अपने आप जज कर लेंगे कि आपको पाइल्स जी। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब भी लोगों को लगता है कि उन्हें बवासीर है तो झाड़ फूंक की तरफ पहले भागते हैं डॉक्टर्स के बजाय। तो क्या आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है जिससे जो है झाड़ फूंक की वजह से वो केस बहुत ज्यादा बिगड़ गया हो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने जी। हमारे देश में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं जी, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। लोग इस रोग के बारे में बात करने से ही शर्माते हैं। उनको लगता है कि ये कोई देवीय प्रकोप है, उन पे किसी गलती का फल है। ऐसा नहीं है, एक सामान्य रोग है। जैसे हमारे शरीर में दूसरे रोग होते हैं वैसा का वैसा एक रोग है।
80% लोग जो मैंने अपनी पिछली 30 ईयर की प्रैक्टिस में देखा है, वो पहले गली मोहल्ले में बैठे हुए झाड़ू फूक वाले बाबा या छोटे मोटे जो आरएम डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं जी, और वहां से वो अपना इलाज करवाते हैं जी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन लोगों को मल द्वार की आंतों की संरचना का, एनाटॉमी का पता ही नहीं होता। वो सिर्फ आईडीए से इलाज कर देते हैं और वो कई बार जानलेवा भी हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में आप महीने में मान के चलिए 10 से 15 केस ऐसे होते हैं जिनको उन लोगों ने ऑपरेट किया है या उनका इलाज किया है अपने तरीके से, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार तो ऐसे मरीज भी आते हैं वो अपना नियंत्रण ही खो देते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि वो मल त्याग कर रहे हैं, बैठे बैठे अपने आप ही मल निकल जाता है जी। उसका मुख्य कारण ये कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि उस संरचना को छेड़ना ही नहीं है जो मल को कंट्रोल करती है, वो उसको भी काट देते हैं क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, हम उन लोगों के पास जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। खैर ये तो बात रही अंधविश्वास की। अक्सर दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि एक इंजेक्शन लगाएं और बवासीर को दूर भगाएं, तो ये क्या मामला है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ अवस्थाओं में जो शुरुआती पाइल्स की स्टेज होती है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, उसमें एक पुराना टेक्निक होता था जिसको स्क्लेरोथेरेपी बोलते थे जी। उसमें कुछ केमिकल पाइल्स के मास में उस बवासीर के गुच्छे में डाल दिए जाते थे और वो रिएक्शन से उसको सुखा देता था, जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं जी। आज मॉडर्न जमाने में जब बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बिना दर्द के, बिना चीरे के, बिना स्टिच के, लेजर अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टीका, जड़, ट्यूब, धागा इनके चक्करों में मरीजों को पड़ना चाहिए। मॉडर्न जमाना है, लेटेस्ट टेक्निक का जमाना है, तो हम सबको उसी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर फिर आपके हिसाब से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है इसके रास्ते? देखिए, बेहतर तरीके 2 या 3 हैं, पर वो डिपेंड करता है कि मरीज को कौन सी स्टेज का पाइल्स है जी। और अगर कॉम्प्लिकेटेड है, लेजर काम नहीं करेगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज का पाइल्स है, लेजर का बहुत अच्छा रोल है जी। क्विक डिस्चार्ज होता है, पेन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता। और अगर कोई सेकंड, थर्ड इन्फेक्टेड केस है तो उसमें हम स्टेपलर का रोल भी है। एंडोस्कोपिकली जो ब्लड सप्लाई है उसको बंद करने का रोल भी है। बहुत से टेक्निकल कारण है, तो बेस्ट है दैट इज लेजर। इसका कोई अभी तक, आज की डेट तक लेजर इज द बेस्ट जी। सर लेजर की बात आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में ये भी आया है कि आपका कहना है कि हरियाणा में लेजर के द्वारा जो इलाज की विधि है वो आप पहली बार आप लेकर के आए हैं, और अक्सर मैं और हॉस्पिटल्स द्वारा या बहुत सारे शहरों में ये भी पढ़ती हूँ कि यहाँ पर बवासीर का इलाज लेजर द्वारा संभावित है, तो फिर आप अलग कैसे हैं? मैं अलग इसलिए हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, हम सबसे पहले लेजर लेके आए थे हरियाणा में। मुझे लेजर करते हुए काफी समय हो गया है, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक दीवारों पे लिखा हुआ है कि लेजर से इलाज करवाएं और हमारे यहाँ होता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं बहुत से ऐसे केसेस, बहुत से ऐसे सेंटर्स के बारे में जानता हूँ जी। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मुझे निंदा करने का कोई अधिकार भी नहीं है, परंतु वो लेजर नहीं है, वो इलेक्ट्रोकोगुलेशन है, खून को सुखाने के बिजली के यंत्र होते हैं जी। वो उससे करते हैं, वो और घातक है जी। मैं आपको और व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोकॉटरी होती है, जिसको कुछ लोग लेजर कह देते हैं, उसमें करंट की किरणें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आपके मल द्वार को जला भी सकता है जी। और जो कंट्रोल करने वाला रिंग होता है, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, जो मल का निकास को नियंत्रण करता है जी। वो भी उससे डैमेज होता है। और होता है, हमने देखे हैं, जैसा आपने भी पूछा था क्या ऐसे केस आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं जी। लेजर का ये फायदा है कि कैलकुलेटेड, बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में लेजर निकालता है और ये मांस को जलाता नहीं है, ये मस्सों के खून को इवोपरेट कर देता है, भाप बना के उड़ा देता है, तो इसलिए ये परमानेंट है जी। जो जल गया, वो घाव बन गया, तो वो परमानेंट नहीं है, वो फिर परेशान करेगा जी जी बिल्कुल। तो फिर लेजर द्वारा ट्रीटमेंट एक बार अगर कोई इंसान करवा लेता है तो फिर उसे हॉस्पिटल में कितने दिन तक रेस्ट करना होता है? हॉस्पिटल में रेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ 1 दिन के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन जी, कि उसको, जैसे हर सर्जरी की विधि के साथ कॉम्प्लिकेशन जुड़े हुए होते हैं। आप कोई भी सर्जरी करें, कोई भी प्रोसीजर बॉडी में करें, किसी भी अंग का करें,
बिल्कुल। तो कुछ संभावनाएं कॉम्प्लिकेशन की रहती हैं। इस दुनिया की कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन रहित नहीं है। बिल्कुल। तो लेजर में भी कुछ चीजों की संभावना रहती है, तो वो हम उस एक दिन में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हाथ के हाथ उसको रिकवर करके पेशेंट को ठीक कर देंगे। तो एक दिन तो कम से कम पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, देखिए कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन लोगों को दुविधाओं में ज़्यादा देखा जाता है कि अक्सर जो है ये सर्जरी करवाने से या ये ट्रीटमेंट करवाने से उन्हें बाद में लंबी उम्र तक दर्द सहन करना पड़ेगा। ये कितना हद तक उनकी जो दुविधा है वो सही है? ये मिथ है, एक भ्रम है, मरीजों में अपने मुंह एक दूसरे से सुन के फैली हुई बातें हैं। बिल्कुल। साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजर से पेन नहीं होता। बिल्कुल। सर्जरी के बाद दर्द होने की संभावनाएं नेग्लिजिबल, बिल्कुल मिनिमम है, बहुत कम। और मरीज दूसरे तीसरे दिन आराम से मल त्याग कर सकता है और अपने काम पे जा सकता है, गाड़ी ड्राइव कर सकता है। अगर कृषक है तो ट्रैक्टर चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रूटीन में रहते हैं, कार चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर क्या ये जो है ट्रीटमेंट के बाद दोबारा उभर करके आ सकती है या एक बार ट्रीटमेंट करते ही जो है वो ये बहुत बड़ा शंका रहती है मरीजों के मन में कि सर हम ऑपरेशन तो करवा लेते हैं कि ये दोबारा हो गया तो क्या होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को, मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि लेजर से करने के बाद ये कभी भी दोबारा नहीं होता। इसका मुख्य कारण ये कि लेजर आपके उन खून के मस्सों को भाप बना के सदा के लिए खत्म कर देता है, तो दोबारा होने का सवाल ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये भ्रम आया कहां से? जी मैं बताता हूँ। जो पुरानी टेक्निक्स थी जिनसे वो काट देते थे जी, तो जो ब्लड सप्लाई तो वहीं रह जाती थी, तो मस्सा दोबारा बन जाता था। धागा बांध देते थे तो कोलेटरल्स यानी दूसरी साइड से ब्लड वेसल्स आ जाती थी, मस्सा फिर बन जाता था जी। अब लेजर का बेनिफिट ये है कि ये सारे का जो हिस्सा है जो आपको तंग कर रहा है उसको भाप बना के खत्म कर देता है जी, दोबारा होने का सवाल ही नहीं जी। तो सर वैसे तो ये आपने जो है फायदे सारे लेजर के गिनवाए हैं। एक सवाल ये भी है मेरे मन में कि क्या इसका ट्रीटमेंट बगैर लेजर के किया जा सकता है? अगर किसी मरीज को प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का पाइल्स है जी, तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही रहता है कि उसको लाइफस्टाइल चेंज करने की एडवाइस दी जाए, बिल्कुल, उसको डाइट बदलने की एडवाइस दी जाए, बिल्कुल, और वो अपना वजन कम करे, एक्सरसाइज करे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, फल खाए, पानी ज्यादा पिए, किसी भी प्रकार से मल त्याग करते वक्त जोर ना लगाए जी। ये वो चीजें हैं जिससे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की जो पाइल्स होती हैं वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती हैं जी। और जहां तक मुझे ध्यान है, एक अच्छा सर्जन कोई भी हो वो फर्स्ट और सेकंड सर्जरी डिग्री की पाइल्स को कभी ऑपरेट करने की सलाह नहीं देगा जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर दिनेश पाहवा, जिन्होंने हमें समझाया कि बवासीर का मुख्य कारण जो होता है वो किसी देवी का प्रकोप नहीं बल्कि हमारा गलत खान पान और गलत रहन सहन होता है। और इसके साथ ही ये भी हमें एक बात इन्होंने छोटी सी बताई है, छोटी है लेकिन गहरी है, कि अंधविश्वास में ना पड़े और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देख करके दीवारों पर अपना शरीर का जो है आप नुकसान न करवाएं और एक अच्छे सर्जन के पास पहुंचे। इसके साथ ही आगे भी हम इसी तरह के मुद्दे और इसी तरह की बीमारियों के बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी न्यूज़। नमस्कार।